कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम लोग रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में ऐसे तो पहले भी क्लास हुआ है रसायन शास्त्र में, फिर भी अभी शुरुआत का ही ये देखते हैं। जैसे पूछता है कि विभिन्न पदार्थ जो हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो अवस्थाएं के बारे में आप पूर्व में भी पढ़ा है। 3 अवस्था तो आप ऐसे जनरल वे में आप जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, जो क्या है, ठोस, द्रव एवं गैस है। उसके अलावे 2 अन्य अवस्थाएं भी हैं। ठोस, द्रव एवं गैस, ये 3 तो सामान्य अवस्थाएं हैं। इसके अलावे चौथी अवस्था जो है आपका प्लाज्मा है, और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ये 5 अवस्था आप याद रखेंगे। पांचों अवस्थाएं जो हैं पदार्थ के, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी पदार्थ 5 अवस्था से होकर गुजरे। कुछ पदार्थ हैं जो कम ही अवस्था से होकर गुजरती है, लेकिन आपको ऊष्मा के आदान प्रदान से वो अवस्थाएं चेंज होती है। जैसे आप देखेंगे कि ठोस अवस्था जो है उसको यदि हम ऊष्मा प्रदान करें तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। द्रव अवस्था को और अधिक ऊष्मा देने पर वो गैस अवस्था में परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार इन 3 अवस्था में तो ऊर्जा के आदान प्रदान से उनकी अवस्थाएं चेंज होती है। प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा वह अवस्था है जिसमें कोई भी वस्तु न तो ठोस में और न ही द्रव में, दोनों के मिश्रण के रूप में रहे। जैसे आप देखते हैं घी, डालडा, जैसे सूर्य इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सूर्य जो है वो प्लाज्मा अवस्था में है, यानी वो ठोस भी, उसमें प्रवाह भी नहीं है और न ही वो ठोस की जैसे एक जगह स्थित कठोर है। तो वैसी वस्तुएं जो बिल्कुल प्रवाहमान भी ना हो और न ही कठोर हो, उसको प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। एक 5वां अवस्था जो आपको क्या कहते हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा एक 5वीं अवस्था दिया गया है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसके बारे में बहुत ज़्यादा परिभाषित नहीं है, भविष्य में उसकी ज़रूरत होगी, आप समझेंगे। अब हम यहाँ आते हैं, गैसीय कुछ नियम है। इसमें से जो अवस्था है, हम इस गैस के बारे में, ठोस और द्रव के बारे में पहले भी हमने चर्चा कर दिया है। उसके क्या कहते हैं, उसके मौलिक कण जो होते हैं उसके बारे में भी चर्चा हुआ है पूर्व के क्लास में। आज हम आते हैं गैसीय अवस्था पर कुछ नियम। कुछ साइंटिस्ट द्वारा गैसीय अवस्थाएं पर बहुत सारे नियम दिए गए हैं। हम उन सारे नियमों का आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वो नियम क्या है, किसको कांस्टेंट कर दिया जाता है, कौन वैरी करता है, उस पर मेन आज बात होगी। तो देखेंगे कि गैसों के कुछ भौतिक गुण हैं, गैसों के कुछ भौतिक गुण हैं और इनके व्यवहार से संबंधित कुछ नियम डेवलप हुआ है। गैसों के गैसीय नियम, गैसों के भौतिक गुणों के कहने का यह मतलब कि जैसे कोई पदार्थ है, उसको अभी हमने कहा ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में परिवर्तित होता है। क्या? ऊष्मा पाकर। यदि हम उसको ऊष्मा देते हैं तो ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है। इसका यह मतलब नहीं कि हर एक पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। आप पत्थर को, कोयला को कितना भी ऊष्मा देंगे तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ ऐसे हैं जिसको हम, ठोस को यदि ऊष्मा देते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिसका सिंपल एग्जांपल है मेटल्स। विभिन्न मेटल को आप जैसे ही उसको आप ऊष्मा देंगे तो वो पिघल जाता है और द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो द्रव अवस्था से फिर वो गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो गैस अवस्था में परिवर्तित होने पर गैस का अपना कुछ नियम है, गैस का अपना कुछ व्यवहार है, जिसके अध्ययन के आधार पर कुछ नियम
पारित किया गया है जिस नियम के बारे में जो इम्पोर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से, हम उस पर कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि गैस जो है, गैस का अपना कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ अपना आयतन होगा। तो यहाँ इस नियम में तीन चीज़ों के बारे में जानना हमको जरूरी होगा। पहला, आयतन, गैस का अपना कुछ आयतन होगा जिसको हम वॉल्यूम V से डिनोट करते हैं। दूसरा, इसमें कुछ अवस्थाएं में कुछ जो है सो बेसिक दाब होगा, एक नियत दाब और नियत ताप होगा। तो इसमें हम देखेंगे, जब हम चर्चा करेंगे नियम पर, तब देखेंगे कि दाब का उल्लेख होगा जिसको हम P से डिनोट करते हैं, प्रेशर। और तीसरा, ताप होगा जिसको हम टेम्परेचर T से डिनोट करते हैं। इन तीनों पॉइंटों का विभिन्न जगह जिक्र होगा। और एक और होता है चौथा, मोल, जिसे हम N से डिनोट करते हैं। और एक यहाँ आप जब ये बहुत सारा नियम चर्चा होगा, वहाँ आप देखेंगे एक आता है STP, इसका एब्रीविएशन होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप STP जो होता है सामान्य ताप दाब पर, सामान्य ताप दाब का सबसे पहले तो आप जानेंगे कि सामान्य ताप दाब है क्या। इस ब्रह्मांड में जो हम ये गैसीय नियम पढ़ेंगे, उस गैसीय नियम के लिए एक बराबर टेम्परेचर, एक सामान्य टेम्परेचर और एक सामान्य दाब होना चाहिए। वो सामान्य ताप और सामान्य दाब है कितना, तो उसी को हम कहते हैं देखिए, टेम्परेचर यदि 273.15 केल्विन हो और प्रेशर यदि 1 बार हो, ऐसी अवस्थाएं को हम सामान्य ताप दाब कहते हैं। ऐसी अवस्थाओं को हम सामान्य ताप दाब कहते हैं। सामान्य ताप दाब स्टैंडर्ड STP का, कभी कभी STP का आपको टेम्परेचर पूछ देगा, तो आप याद रखेंगे STP स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन या 273 केल्विन कह सकते हैं। और आपका प्रेशर जो होना चाहिए वो 1 बार होना चाहिए। इन्हीं टेम्परेचर और इन्हीं प्रेशर पर ये जो गैसीय नियम हम अभी अध्ययन करेंगे वो पढ़ेंगे। तो आपसे क्वेश्चन सीधा ये भी पूछा जाता है कि STP पर टेम्परेचर कितना माना जाता है और STP पर प्रेशर कितना माना जाता है। तो STP पर आपका टेम्परेचर होगा 273.15 और प्रेशर होगा 1 बार। आप याद रखेंगे इसको। एक आता है आदर्श गैस। आदर्श गैस किसको कहते हैं, यह सब पहले मूल बेसिक चीज है, इस सबको आप देख लीजिए, उसके बाद नियम पर आएंगे। आदर्श गैस क्या होता है, वैसा गैस, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे गैस आपके इन सारे नियमों का पालन करे। वैसे गैस जो अभी हम पढ़ेंगे, चार्ल्स का, बॉयल्स का, एवोगाड्रो का, इन सारे सिद्धांतों का पालन करता है, उन गैसों को आदर्श गैस कहा जाता है। वैसे गैस जो सामान्यतः गैस हम जानते हैं वो सब इन नियमों का पालन करता है। आदर्श गैस कहा जाता है वैसे गैस जो चार्ल्स, बॉयल्स, एवोगाड्रो के नियम का पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। आप ये याद रखेंगे। अब हम आते हैं आपके इसके गैसीय नियम, गैसीय विसरण से संबंधित नियम। गैसीय विसरण से संबंधित नियम का उल्लेख करेंगे कि गैसीय विसरण को किसने, किन किन साइंटिस्टों ने परिभाषित किया है और कैसे किया है। आते हैं, अब देखते हैं कि आदर्श गैस, ये जो नियम की चर्चा हुई है ये नियम क्या है, अब हम उस पर आते हैं।
सबसे पहला चार्ल्स का नियम। बस इसी चार को हम कांस्टेंट करेंगे किसी को और एक से नियम निकालेंगे। देखिए चार्ल्स का नियम कहता है स्थिर ताप पर किसी निश्चित गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर किसी निश्चित गैस का आयतन उसके परम ताप का समानुपाती होता है। हम कहे हैं कि दाब जो है सो स्थिर होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, और एक निश्चित गैस का आयतन यदि हम लेंगे तो उसके परम ताप के समानुपाती होगा। अर्थात आपका आयतन के समानुपाती है कौन? परम ताप मतलब ताप के, टेम्परेचर के समानुपाती है। आपको इसका मतलब है दूसरा आते हैं बॉयल का नियम, दोनों पर उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं। आते हैं, उस पर भी आते हैं। बॉयल का नियम देखिए, बॉयल का नियम कहता है, इसमें हम दाब को ये कांस्टेंट कर दिए थे, इसमें हम ताप को कांस्टेंट कर देंगे। स्थिर ताप पर किसी निश्चित गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात P जो होगा समानुपाती 1/, रोकिए था। एक तीसरा है गे-लुसाक। गे-लुसाक का नियम, गे-लुसाक का नियम कहता है स्थिर आयतन पर किसी निश्चित गैस, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। का ताप उसके परम ताप
के समानुपाती होता है। एक और आते हैं एवोगाड्रो का नियम, उसके बाद उसके फॉर्मूला पे आएंगे। नहीं आ रहा है नीचे। बस लास्ट लाइन कहता है एक एवोगाड्रो का नियम कहता है कि किसी निश्चित मात्रा में, किसी निश्चित 22.4 को हम इससे पहले हमने चर्चा किया था, क्या कहते हैं, मोल। एक मोल का मान क्या होता है? एक मोल हम कहते हैं 22.4 लीटर गैस को एक मोल कहते हैं। एक एसटीपी पर, एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर किसी भी गैस की मात्रा जो होगी उसको एक मोल कहेंगे। तो एवोगाड्रो का नियम कहता है किसी भी गैस की एसटीपी पर एसटीपी का मतलब 273.15 केल्विन टेम्परेचर और साथ ही 1 बार प्रेशर पर किसी गैस के एसटीपी पर 1 मोल आयतन का, 1 मोल आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। संख्या समान या कितना 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। यानी कोई भी गैस हम ले लें जो आदर्श गैस होना चाहिए। आदर्श गैस वैसे ही गैस को कहते हैं जो इन चारों नियम का पालन करे, और सामान्यतः जो भी गैस है वो आदर्श गैस ही होता है। तो कोई भी गैस जो आदर्श गैस होगा वो इन चारों नियम का पालन करेगा, और उस गैस के 22.4 लीटर में कितने 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं की संख्या समान होगी, यानी इतने अणु होंगे, चाहे वो किसी भी गैस का हो। हाँ, वो अलग अलग प्रेशर नहीं ले लेंगे, सबका एसटीपी पर ही लेंगे। कोई भी गैस हो वो एसटीपी पर होना चाहिए, उसकी मात्रा 1 मोल यदि होगी तो उसमें अणुओं की संख्या समान होगी। यह कहता है एवोगाड्रो का नियम। अब हम आते हैं इन नियमों को क्या करता है, फॉर्मूला के रूप में लिख देता है। तो देखते हैं इस नियम को यदि फॉर्मूला के रूप में लिखे तो क्या लिखते हैं। गे-लुसाक का नियम P समानुपाती T। गे-लुसाक में हो जाएगा आपका P समानुपाती T, और ये तो डायरेक्ट है आपका, इसमें अणुओं की संख्या ही है। यदि इसको हम तोड़ें तो हम कह सकते हैं P = KT, जहाँ K समानुपाती को हटाते हैं तो एक स्थिरांक लगाते हैं, जहाँ K क्या है, K एक स्थिरांक है। यहाँ हो जाएगा P = K इंटू 1/v। यदि हम v को लेफ्ट साइड ले आए तो हो जाएगा, और P = PV = K, जहाँ K एक स्थिरांक है। यहाँ P = KT, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, स्थिर दाब पर यानी प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए हैं। तो आपका क्या हो रहा है,
गैस का आयतन जो है उसके परम ताप के समानुपाती है। परम ताप, ताप हो गया टेम्परेचर, और गैस का आयतन जो हो गया आपका आयतन भी हो जाएगा ना, भी समानुपाती टी, भी समानुपाती टी, भी वॉल्यूम हो गया और टी टेम्परेचर हो गया आपका। यहाँ ये दाब जो है, दाब प्रेशर तो आपका कांस्टेंट है, प्रेशर को हमको नहीं लेना है, हमको लेना है किसको है, आयतन को लेना है। आयतन कहता है उसके परम ताप के समानुपाती है, यानी वॉल्यूम जो होगा, जितना अधिक टेम्परेचर होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। यदि गैस है, गैस को हम गर्म करते हैं तो गैस का क्या होगा, फैलाव होगा, और गैस में जब फैलाव होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, आयतन उसका बढ़ेगा। तो वही कहता है यह जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सीधा अनुपात होता है इस दोनों का। यह नियम परिभाषित किया किसने, चार्ल्स ने। चार्ल्स ने अपने नियम द्वारा यह सिद्ध किया है कि किसी भी गैस को यदि हम टेम्परेचर देंगे, दाब क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। दाब उसी गैस को जब हम एक बार गर्म कर रहे हैं, कम टेम्परेचर दे रहे हैं, और दूसरी बार उसको अधिक टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि प्रेशर भी चेंज कर देंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, दोनों जगह एक ही प्रेशर रहना चाहिए। जैसे ही ये आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या करेगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ इसी को बॉयल ने परिभाषित किया है अस्थिर ताप पर। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए टेम्परेचर का यूज नहीं होगा। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कहता है गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका गैस का आयतन जो होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P के अपोजिट प्रोपोर्शनेट होता है क्या, 1/v, या तो v इक्वल टू 1/v, दोनों बात बराबर है। या तो हम यहाँ लिखे v समानुपाती 1/p लिखें, या P समानुपाती 1/v लिखें, दोनों बात बराबर है। अब देखिए इसका मतलब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ एक स्थिरांक लगाते हैं, वहाँ एक नियतांक लगाते हैं, नियत अंक या स्थिर अंक लगाते हैं, उसको हम वहाँ यहाँ के से इसको डिनोट किए हैं। तो P समानुपाती हटाएंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। 1/v होगा, जब हम इस v को इधर लेफ्ट ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू k। यानी यदि हम प्रेशर को और साथ ही वॉल्यूम को गुना कर दें, कब, जब यहाँ टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, तो उसका मान क्या होगा, नियत होगा, चाहे गैस कोई भी हो। एक नियत ताप पर टेम्परेचर यदि हम सामान्य रखेंगे, दोनों परिस्थिति में एक ही रखेंगे, तो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों का गुणनफल जो होगा, चाहे वो कोई भी गैस हो, वो अस्थिर होगा। ये आप याद रखेंगे। चार्ल्स और बॉयल्स, ये दो खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि चार्ल्स का नियम क्या है और बॉयल का नियम क्या है। तो चार्ल्स के नियम में आप दाब को कांस्टेंट कर देंगे, चार्ल्स के नियम में आप दाब को कांस्टेंट कर देंगे, और ये चार फैक्टर आपको याद रहना चाहिए, क्या क्या, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, यही तीन मेन है। मोल को छोड़ दीजिए, मोल अवोगाड्रो में आता है। टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों में रहेगा अलग अलग, केवल कांस्टेंट क्या होगा, एक बार प्रेशर कांस्टेंट होगा, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एक बार प्रेशर कांस्टेंट होगा, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। यदि प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो कौन सा नियम, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम प्रेशर को कांस्टेंट कर देता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन दिखाता है। चार्ल्स का नियम किसको कांस्टेंट करता है, प्रेशर को कांस्टेंट कर देता है, किस किस के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। उसी तरह बॉयल का नियम किसको कांस्टेंट करता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता है। बॉयल का नियम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता है, किस किस के बीच से रिलेशन दिखाता है, वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच रिलेशन दिखाता है। बस इसी दोनों को ये बार बार पूछता है, दे देगा इस फॉर्म में दे देगा, या इस फॉर्म में दे देगा, या ये कह देगा, कहेगा बताइए ये कौन सा नियम इसको प्रतिपादित करता है, कहेगा बताइए, ऐसा लिख देगा, कहेगा बताइए गैसीय विसरण के संबंध में यह कौन सा नियम प्रतिपादित करता है। गैसीय विसरण के संबंध में ये गैसीय विसरण का नियम है, मतलब गैस का फैलाव, विसरण मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन, गैस का फैलाव कितना किस सिचुएशन में कितना होगा, उसी को कहते हैं गैस का फैलाव। तो गैसीय विसरण का नियम आप याद रखेंगे। गैसीय विसरण के संबंध में ये चार नियम है, आते हैं अब गेल लुसाक में।
गेल लुसाक में क्या है, इसने आयतन को कांस्टेंट कर दिया, इसमें वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर दिया। तब कहता है निश्चित गैस का दाब एवं परम ताप उसके समानुपाती, दाब जो होता है उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी दाब और ताप दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अवोगाड्रो। अवोगाड्रो तो आप समझ ही गए हैं कि एसटीपी पर 1 मोल आयतन, चाहे वो कोई भी गैस हो, वो 1 मोल कहते हैं 22.4 लीटर को, और उसमें अणुओं की संख्या सभी परिस्थिति में समान होगी, जो कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अब इसी को एक चार्ट के रूप में यदि हम यह स्थापित करते हैं, यदि लेना है चलिए देखते हैं इसी गैसीय विसरण नियम का जो है एक सारणी बनाते हैं। क्रमांक, नियम, नियत राशि, चर राशि, नियम का नाम कर दीजिए नियम। देखते हैं ये जो हमने 4 नियम पढ़ा है उसका यदि सूत्र के रूप में पूछता है तो सबसे पहले आप कर दीजिए चार्ल्स का नियम, सेकंड हो जाएगा बॉयल का नियम, थर्ड हो जाएगा गे-लुसाक का नियम, फोर्थ हो जाएगा अवोगाड्रो का नियम। इन चारों का हम देखते हैं। सबसे पहले चार्ल्स ने किसको नियत किया था, अभी आप पढ़े थे, चार्ल्स ने किसको नियत किया था, दाब को किया था, प्रेशर को नियत किया था। पी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, पी नहीं बदलेगा। उसके अलावा बॉयल ने किसको किया था, बॉयल ने ताप को नियत किया था। गे-लुसाक ने किसको नियत किया था, भी को नियत किया था। गे-लुसाक ने भी को नियत किया था। और अवोगाड्रो ने किसको नियत किया था, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को नियत किया था। दोनों एक ही सामान्य ताप और सामान्य एसटीपी पर हमने कहा था। तो एसटीपी में क्या हो गया, टेम्परेचर भी हो गया, प्रेशर भी हो गया, यानी विभिन्न गैसों का एक ही टेम्परेचर और एक ही प्रेशर पर, यानी नियत क्या हुआ, प्रेशर भी हुआ और टेम्परेचर भी हो गया। ठीक है, अब बताइए इसके अलावे जब हम इसमें हमारा कौन कौन राशि था, 3 राशि था मेन, प्रेशर था, टेम्परेचर था और वॉल्यूम था। जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो चर राशि, तो आपका चर राशि, चर नहीं अचर राशि, चर तो यही हो गया नियत राशि। अचर राशि क्या होगा, टेम्परेचर और साथ ही वॉल्यूम। इसमें क्या होगा अचर राशि, प्रेशर और वॉल्यूम। इसमें क्या होगा, इसमें होगा टेम्परेचर और प्रेशर। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम। अब देखिए हमारा यह नियम क्या कहता है, चार्ल्स का नियम क्या कहता है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर जब कांस्टेंट है तो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, प्रोपोर्शनेट होता है, यानी वॉल्यूम समानुपाती किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम समानुपाती किसके, 1/P, यानी प्रेशर के रिवर्स प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, इसमें गे-लुसाक में क्या कहता है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो टेम्परेचर प्रेशर के क्या होगा, समानुपाती होगा, 1/, नहीं सीधा समानुपाती होता है। ठीक है,
और इसमें अवोगाड्रो में भी समानुपाती होता है, वॉल्यूम समानुपाती होता है किसके? मोल के। मोल के यानी एक मोल में, एक मोल गैस, कोई भी गैस हो, उसकी वॉल्यूम क्या होगा? 22.4 लीटर ही होगा। एक मोल गैस का आयतन 22.4 ही होगा। बराबर इक्वल टू में यदि लिखे तो इन दोनों के इक्वल टू कितना होगा? 22.4 लीटर। हाँ, यही नियम आपका जो है, जिसको हमने फॉर्मूला के, जिसको हमने यदि शब्द के रूप में लिखा था तो वो था, इसी को यदि फॉर्मूला के रूप में लिखे तो यही 4 नियम आपका निकलता है, गैसों के विसरण का नियम। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से आप इसको याद रखेंगे। दरोगा मेंस में खासकर यह क्वेश्चन, इस 4 से एक क्वेश्चन निश्चित रहता है। अब आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं अवस्था परिवर्तन। हम देखते हैं कि विभिन्न, अभी हमने क्लास के शुरुआत में भी चर्चा किया था कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस के रूप में परिणत होता है। तो उन अवस्था परिवर्तन का कुछ नाम, उष्मा पाकर ठोस क्या होता है? द्रव के रूप में, ये संगठित द्रव के रूप में बनता है, और द्रव फिर से उष्मा पाकर क्या होता है? गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इन परिवर्तनों का कुछ नाम दिया गया है, उसका क्या नाम है? जैसे ठोस अवस्था से, यहाँ दिख रहा है ना नीचे, यहाँ तक, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना, यह क्या कहलाता है? ठोस से द्रव में जाना क्या कहलाता है? इसको पिघलना कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। ठोस से यदि द्रव जाता है, ठोस से द्रव गया, ठोस से द्रव गया तो इसको पिघलना कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, इसको मेल्टिंग कहते हैं इसको। और वह ताप जिस पर कोई वस्तु ठोस से द्रव में जाता है उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जस्ट अपोजिट इसका, यदि द्रव से ठोस में जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिणत होना, ये क्या कहलाता है? जमना कहता है, जमना कहलाता है, या इसको कहते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसी तरह से आपको दूसरा जो है, गैस से द्रव में परिवर्तित होना, गैस से द्रव में परिवर्तित होना, जैसे वर्षा की बूंदे, गैस से क्या होता है? उसमें वो और ठंडा होकर क्या होता है? द्रव में पिघल जाता है। तो द्रव से गैस से द्रव में पिघलना, द्रव में परिवर्तित होना, यह क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। यह संघनन कहलाता है या कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपको ठोस से गैस में परिवर्तित होना। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो ठोस से द्रव में न जाकर सीधा क्या हो जाता है? गैस में चला जाता है परिवर्तित होकर। इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहलाता है ये। ठीक, इसका अपोजिट यहां तक तो जनरल लोगों के जीभ पे रहता है, लेकिन इस बार के दरोगा एग्जाम में भी पूछ दिया था कि गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना, गैस से सीधा द्रव में न जाकर गैस से यदि द्रव में गया तो क्या? कंडेंसेशन। लेकिन गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित हो गया, जैसे ठोस से गैस में परिवर्तित होता है, जिसका उदाहरण है आपको
कार्बन डाइऑक्साइड का बर्फ, शुष्क बर्फ जिसको आप कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सीधा का सीधा बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन, यह क्या कहलाता है? इसको रिवर्स सब्लिमेशन कहेंगे या निक्षेपण कहते हैं। हिंदी में उसका निक्षेपण होता है या ऊर्ध्व उत्क्रमण होता है। ऊर्ध्वपातन कहिए, ऊर्ध्वपातन। हाँ, नहीं दिख रहा था। गैस से ठोस में परिवर्तन, यह जो कहलाता है यह ऊर्ध्वपातन कहलाता था, यह ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण कहलाता है। ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण कहते हैं, या इसका दूसरा शब्द खास करके एग्जाम में आपको निक्षेपण लिखा रहता है, इसी को निक्षेपण कहते हैं। या इंग्लिश में यदि कहेंगे तो इसका आपका क्या था? सब्लिमेशन था, रिवर्स सब्लिमेशन होगा। रिवर्स सब्लिमेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इतना चीज तो लोगों के दिमाग में रहता है। खैर ये दो तो रहता ही है, द्रव से गैस, गैस से द्रव में संघनन, ठोस से डायरेक्ट गैस में ऊर्ध्वपातन, और गैस से डायरेक्ट ठोस में ये चेंजिंग जो है आपका, ये आपको निक्षेपण या ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण, या इसको इंग्लिश में कहेंगे तो रिवर्स सब्लिमेशन। तो आप ध्यान रखेंगे, खास करके साइंस सब्जेक्ट में आप इंग्लिश वर्ड डायरेक्ट पूछ देता है, डायरेक्ट इंग्लिश से वर्ड दे देगा, कंडेंसेशन इनमें से कौन सी क्रिया है। हिंदी में भी लिख देगा क ऊपर अनुस्वार ड न से स न। तो इसलिए आप जरूरी नहीं है कि हिंदी आपको याद है तो आप उसी पर डिपेंड रहें। यहाँ जरूरी है साइंस में जो वर्ड्स होते हैं उन इंग्लिश वर्ड को डायरेक्ट हिंदी में लिख दिया जाता है। तो आप इसको जरूर केयर करेंगे, जरूर इंग्लिश वर्ड, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड भी याद रखेंगे ताकि आपका क्वेश्चन मिस नहीं हो। नहीं तो जानते हुए क्वेश्चन आपको गलती हो सकती है, होने की संभावना बनती है और ऐसा पूछा जाता है। तो दरोगा मेंस के लिए ये आज का क्लास जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको देखें, इसका लाभ लें। हम चाहेंगे कि इससे संबंधित क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं हो, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।